बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्रिमिनल बेल के हवाले से है कि बेल कब कब ग्रांट की जा सकती है, बेल की काइंड्स कितनी हैं, बेल ग्रांट करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किन केसेस में बेल ग्रांट की जा सकती है और किन केसेस में जो बेल है वो ग्रांट नहीं की जा सकती। अगर हम बेल के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो कंसेप्ट ऑफ बेल इज़ नॉट न्यू। क्यों न्यू नहीं है जनाब? नॉट न्यू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ओल्ड डेज़ में चले जाएं तो आपको अगर याद हो तो सबसे पहले आपको जो बेल का कंसेप्ट है वो सोक्रेटिस के दौर में मिलेगा कि जब सोक्रेटिस के हवाले से कहा गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसको रिहा कर दिया जाए तो उसके स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप ये बेल फर्निश करें कि ये बंदा दोबारा ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जो नॉन हिस्ट्री है, तो सोक्रेटिस के हवाले से बेल का कंसेप्ट आता है और उसके बाद हैबिस कॉर्पस एक्ट होता है और फर्दर जब ये ब्रिटिश लॉ में ये चीज़ जो है वो इनकलुलेट होती है तो यहीं से ब्रिटिश, क्योंकि हमारे पास जो करंट लॉ मौजूद है, हमारा जो CRPC 1898 है, बेसिकली ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है, तो लिहाजा वहाँ से जो ब्रिटिश का कंसेप्ट है वो पाकिस्तान के लॉ में सेक्शन 496 से 502 के अंदर इनकैलकुलेट कर दिया गया। बेसिकली ये कंसेप्ट जो इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो सोक्रेटिस से लेकर फिर ब्रिटिश और ब्रिटिश से लेकर फिर CRPC के अंदर ये आ जाता है, बेल का कंसेप्ट आ जाता है। बेल है क्या बेसिकली? अगर हम बेल के मीनिंग की बात करें तो बेल क्या है? ये एक ट्रांसफ़र ऑफ अक्यूज है, ट्रांसफ़र ऑफ अक्यूज। और किस तरह का ट्रांसफ़र है? फ्रॉम पुलिस टू द हैंड्स ऑफ श्योरिटी, कि जब हम किसी अक्यूज को पुलिस से लेकर श्योरिटी के हाथ में दे देते हैं तो ये बेल कहलाता है। लेकिन बेल की एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि श्योरिटी यहाँ पर बेल बॉन्ड सबमिट करे कि जिसमें वो इस चीज़ की ज़मानत दे कि जनाब जब जब ज़रूरत होगी ये बंदा अदालत में पेश होगा और अगर ये पेश नहीं होगा तो मैं इसका जिम्मे। तो यहाँ पर जब हम किसी भी अक्यूज़ को पुलिस से लेकर श्योरिटीज़ के हाथ में देते हैं तो पुलिस से लेकर किसी भी शख्स को श्योरिटीज़ के हाथ में देने का जो प्रोसेस है ये बेल कहलाता है। जैसे कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने कहा, बेल मीन्स टू प्रोक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी बाय अंडरटेकिंग दैट ही शी शैल अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस डेजिग्नेटेड एंड सबमिट हिमसेल्फ हरसेल्फ फॉर जुरिसडिक्शन एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट। या अगर हम इसको एक और ज़्यादा आसान बनाएं तो टेम्परेरी, इनफैक्ट बेल इज़ टेम्परेरी रिलीज ऑफ ऑफेंडर है। अच्छा, बेल ग्रांट क्यों की जाती है? व्हाट्स द रैशनल बिफोर ग्रांट ऑफ बेल? इनफैक्ट बेल ग्रांट करने के पीछे जो मेन एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो क्या है? वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का क्या मतलब है जनाब? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब ये है कि इनोसेंट है, जो भी आपका अक्यूज होता है, ही इज कंसिडर्ड इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक किसी शख्स को गिल्टी साबित ना किया जाए उसको हम उस वक्त तक इनोसेंट कंसिडर करते हैं। तो जब हम किसी बंदे को इनोसेंट प्रज्यूम कर रहे हैं तो किसी इनोसेंट को मेयर एलिगेशन की बुनियाद पर जेल में रखना ये उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वर्जी होगी। तो दैट्स वाई क्या किया जाता है? दैट्स वाई कोई भी जो शख्स है उसकी इनोसेंस की प्रिजम्पशन की वजह से उसको ज़मानत पर रिहा किया जाता है ताकि वो बिला वजह जेल के अंदर ना रहे। अगर हम इसके केस लॉ डेफिनेशन के हवाले से बात करें या अगर हम इसको कोई केस लॉ देना चाहें तो PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट इसका पेज 1 है, जो आपका डेफिनेशन ऑफ बेल, जो केस लॉ डेफिनेशन है कि कंसेप्ट ऑफ बेल इमर्जेस फ्रॉम कन्फ्लिक्ट बिटवीन पुलिस powers to restrict liberty of a person who is alleged to have committed a crime and presumption of innocence is in favor of alleged criminal। तो बेसिकली यहाँ पर यही सेम चीज़ जो आपको मैंने बताई, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की जो बात मैंने आपको की, तो इस केस लॉ के अंदर यही प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इस चीज़ का बेस बनाया गया। बिकॉज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज इन द फेवर ऑफ द अक्यूज, दैट्स वाई उसको जेल में रखना गलत है, इसलिए उसको जो बेल के ऊपर आप रिलीज़ कर देते हैं। तो PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज़ द बेसिक रीज़न फॉर द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, ताकि अगर वो इनोसेंट को उसके बारे में प्रिज्यूम, जब तक उसको मुजरिम आप साबित नहीं कर देते तब तक उसको जेल में रखना नहीं
ज़रूरी, लिहाजा ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की वजह से उस शख्स को क्या किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की वजह से उस शख्स को बेल पर रिहा किया जाता है। बेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या चीज़ है, अगर हम इसके रेलेवेंट प्रोविज़न की बात करें तो रेलेवेंट प्रोविज़न में हमारे पास आर्टिकल 4 भी आ जाता है और आर्टिकल 10 भी आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्रॉस प्रोविजंस हैं आर्टिकल 4 की सूरत में और आर्टिकल 10 की सूरत में। देखिए आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि किसी भी शख्स को ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना डिटेन किया जा सकता है। अगर अरेस्ट किया जाएगा उसको रीज़न बताया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा, और उसको डिटेन नहीं किया जा सकता बिला वजह। और आर्टिकल 4 चाहता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि जब भी आपने किसी भी शख्स को सज़ा देनी है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपने सज़ा देनी है। आपने कानून से हट कर किसी भी शख्स को सज़ा नहीं देनी। जब भी किसी को सज़ा देनी है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ सज़ा होगी। और इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसमें यही है कि एक अक्यूज़ जिसके साथ एक इनोसेंस की प्रिजम्पशन है उसको आप जो है वो बेल ग्रांट करते। काइंड्स ऑफ बेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, काइंड्स ऑफ बेल असल चीज़ है जी। काइंड्स ऑफ बेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आपको काइंड्स ऑफ बेल बताऊँ तो एक छोटी सी चीज़ मुझे पहले बतानी पड़ेगी कि ये बेल वो फिल्मी सीन नहीं है कि जनाब मुकदमा कोई भी होता है और हीरो साहब के पास पहले से ज़मानतनामा तैयार होता है, ऐसी बात नहीं है। बेल के लिए पहली चीज़ जो है वो ऑफेंस का कमिट होना, और ऑफेंस कमिट होने के बाद उसकी एफआईआर का लॉज होना। और बेल जो ग्रांट की जाती है वो किसी पर्टिकुलर एफआईआर के अंदर होती है। अगर एक शख्स के ऊपर 2 एफआईआर हो जाएं तो दोनों में उसको अलग अलग ज़मानत लेनी पड़ेगी। कोई जनरल ज़मानत का कंसेप्ट नहीं है कि आपको हर ऑफेंस के अगेंस्ट कोई ज़मानत आपको मिल जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, जब आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं कि जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, जिसका एक मेजर, जैसे कोई बंदा नाजायज़ असलहे के साथ किसी को कत्ल करता है, तो अगर उसको कत्ल में बेल मिल जाए तो 13D नाजायज़ असलहे में भी उसको ज़मानत मिल जाती है, क्योंकि जो मेन ऑफेंस में अगर किसी को ज़मानत मिल जाए तो माइनर ऑफेंस में उसको ज़मानत दे दी जाती है। बट पहली चीज़ क्या है, ऑफेंस का कमिट होना और एफआईआर का दर्ज होना। जब एफआईआर दर्ज होती है तो एक चीज़ हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि एफआईआर जो दर्ज होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस ऑफेंस की होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो जैसे एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस पूरी कोशिश करती है कि वो उस शख्स को क्या करे, वो उस शख्स को अरेस्ट करे। और अगर वो बंदा अरेस्ट होने से पहले अरेस्ट होने से, एफआईआर होने के बाद अरेस्ट होने से पहले अगर यहां पर वो जमानत लेगा, इट विल बी कॉल्ड बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल। तो बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल ये आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर होती है और उसके बाद अरेस्ट होने से पहले होती है। ये कौन देता है, ये आपको जो रेलेवेंट सेशंस जज है आपका, वो आपको इस चीज़ की ज़मानत देता है। और उसके ग्राउंड आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जनाब मेरे ऊपर जो ये केस है ये बिल्कुल बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, इन कनाइमस विद पुलिस है, कि जनाब पुलिस के साथ मिलकर मेरे ऊपर बिला वजह एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड नहीं हूँ। तो इन तमाम ग्राउंड्स के ऊपर आप बेल बिफोर अरेस्ट अप्लाई करते हैं, अरेस्ट होने से पहले। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट कौन करता है, सेशन जज करता है। सेशन जज भी कौन सा करेगा, कंसर्न्ड। इट मीन्स कि अगर आपके खिलाफ लाहौर में कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो एक चीज़ और जहन में रख लें कि आप ये नहीं कि कोई भी एफआईआर, उस एफआईआर के अंदर आपको ज़मानत दी जाएगी कि जिस एफआईआर में या तो आप नॉमिनेटेड हैं या आप सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या है कि अक्सर एफआईआर होती है कि हमरा 2 कस नामालूम, तो आप कहते हैं जी कि मुझे डर है कि कहीं मुझे 2 कस नामालूम में ऐड ना कर दिया जाए। तो उस पर्टिकुलर एफआईआर में आप सेशन जज के पास जाते हैं, कहते हैं जनाब ये मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा मुकदमा है। और इस स्टेज पर बेल बिफोर अरेस्ट के वक्त ये नहीं देखा जा सकता कि आपने कौन सा जुर्म कमिट किया है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। दोनों के लिए एक ही प्रोविज़न है और वो है अंडर सेक्शन 498, चाहे वो ऑफेंस आपका बेलेबल है चाहे वो ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है। दोनों बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अंडर सेक्शन 498 आप बेल बिफोर अरेस्ट, सेशन जज लेकिन कंसर्न। अब मसले का आ गया,
जुर्म आपने कमिट किया लाहौर के अंदर, आपको जो ज़मानत देगा वो तो सेशन जज लाहौर देगा, और आप इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं। अगर आप कराची से लाहौर आएंगे तो डेफिनेटली आप पकड़े जाएंगे। तो अब आप कहते हैं जनाब मैं अब क्या करूं, मैं तो वहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे मकसद के लिए आपके पास इसी सेक्शन के तहत एक ऑप्शन है जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं या प्रिवेंटिव बेल कहते हैं। तो प्रिवेंटिव बेल या प्रोटेक्टिव बेल इज ग्रांटेड बिफोर प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल, देखें एक चीज़ क्लियर कर लें, जुर्म लाहौर में हुआ है तो आपको बेल बिफोर अरेस्ट जो लाहौर का पर्टिकुलर सेशन जज है वही ग्रांट कर सकता है। आप अगर मौजूद हैं किसी और प्रोविंस में तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस रेलेवेंट प्रोविंस के हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में आप जाकर अंडर सेक्शन 498 प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव बेल लगाएंगे, जो सिर्फ इस मकसद के लिए होगी कि आपको इतनी प्रोटेक्शन दी जाए कि आप रेलेवेंट सेशन कोर्ट में जाकर बेल बिफोर अरेस्ट ले सकें। तो प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये नहीं कि आपको बेल बिफोर अरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है वो इनेबल करता है, एलिजिबल करता है कि आप बेल बिफोर अरेस्ट, अगर आप उसी सूबे के अंदर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस सूबे के अंदर हैं तो अगर डिस्ट्रिक्ट का फ़र्क है तो आप जो हाई कोर्ट का रेलेवेंट बेंच जो आपके करीब है आप वहाँ से क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं। जनाब मेरे ऊपर झूठा मुकदमा है, तो प्रोटेक्टिव बेल एंड बेल बिफोर अरेस्ट दोनों सेक्शन 498। अच्छा, यहाँ पर एक और बेल जो अंदेशे के तौर पर ख़तरे, पाकिस्तान में उसका कंसेप्ट नहीं है कि जनाब एंटिसिपेटरी बेल जिसको हम कहते हैं, बेल इन एंटिसिपेशन, लेकिन अगर आप उसका पेपर के हवाले से जिक्र करना चाहें तो बेल इन एंटिसिपेशन एक होती है। बेल इन एंटिसिपेशन क्या होती है कि ये इवन बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है कि जब आपके ऊपर क्या होता है, FIR अभी दर्ज ही नहीं हुई तो आप कहते हैं जनाब कोई, लेकिन इसका ग्राउंड क्या होता है, इसका ग्राउंड होता है कोई पर्सनल या पॉलिटिकल एनिमिटी। जब कोई पर्सनल या पॉलिटिकल एनिमिटी को बेस बनाकर आप बेल इन एंटिसिपेशन लेते हैं कि जनाब मुझे ख़तरा है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दी जाए तो मुझे बेल इन एंटिसिपेशन चाहिए, तो आप उस हवाले से बेल इन एंटिसिपेशन ले सकते हैं। लेकिन ये कागज़ों में है, पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट मौजूद नहीं, इंडिया में इसका कंसेप्ट मौजूद है, पाकिस्तान में बेल इन एंटिसिपेशन का कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो बेल के हवाले से हमारे पास दो काइंड्स आ गए जनाब, एक प्रोटेक्टिव बेल आ गया और एक आ गया हमारे पास बेल बिफोर अरेस्ट आ गया। ये दोनों FIR रजिस्टर होने के बाद जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते रेलेवेंट कोर्ट से जाकर आप बेल बिफोर अरेस्ट ले सकते हैं, और अगर आप रेलेवेंट कोर्ट के पास नहीं पहुँच सकते तो किसी भी अदर प्रोविंस में है तो वहाँ से आप उस रेलेवेंट कोर्ट तक पहुँचने के लिए प्रोटेक्टिव बेल लेकर आ जाएंगे। अच्छा, अब आप अरेस्ट हो गए। जब आप अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट होने के बाद अगर नो सफिशिएंट ग्राउंड या नो सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, अगर आपके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस पुलिस को नहीं मिलता तो अरेस्ट होने के बाद अंडर सेक्शन 169 पुलिस आपको रिलीज कर सकती है। तो पुलिस कब रिलीज करती है कि व्हेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड in any cognizable case and there is no sufficient evidence for the conviction of that person or for any against that person कि उसने कोई जुर्म कमिट किया है, तो उस सूरत में पुलिस इंचार्ज जो स्टेशन का है उसके पास ये इख्तियार है। देखें यहाँ पर वो आपको एक्विट नहीं कर रहा, डिस्चार्ज नहीं कर रहा, रिलीज़ कर रहा है। रिलीज़ करने का मतलब होता है बेल ग्रांट करना। तो अगर कोर्ट जो है रेलेवेंट जो कोर्ट अगर उस बंदे को कॉल करना चाहेगा तो उसको कॉल कर लेगा, बट पुलिस के पास आफ्टर अरेस्ट ये पावर है कि जब किसी को अरेस्ट करे तो नो सफिशिएंट ग्राउंड होने पर पुलिस उस बंदे को क्या कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है। तो तीसरी ज़मानत, अगर हम काइंड्स ऑफ बेल की बात करें तो पहले हमारे पास आ गया जनाब बेल बिफोर अरेस्ट आ गया। बेल बिफोर अरेस्ट के अलावा हमारे पास और कौन सी बेल आ गई, हमारे पास प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव बेल आ गई। बेल इन एंटिसिपेशन का अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो आप कर लें, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बेल इन एंटिसिपेशन, लेकिन लिख दें कि पाकिस्तान में बेल इन एंटिसिपेशन का जो कंसेप्ट है वो मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद है बेल बाय पुलिस, और उसके बाद आ जाए जनाब अरेस्ट हो गया बंदा तो अरेस्ट होने के बाद बेल आफ्टर अरेस्ट। बेल आफ्टर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट भी कहते हैं और इसको पोस्ट अरेस्ट बेल भी इसी को कहते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल या बेल आफ्टर अरेस्ट, जब किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अगली चीज़ जहन में रखें कि जब अरेस्ट हो जाए बंदा, मैंने आपको कहा था कि बेल बिफोर अरेस्ट इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 498 फॉर बोथ ऑफेंसेस आइदर बेलेबल आर नॉन बेलेबल। बट आफ्टर अरेस्ट जब आप बेल फाइल करते हैं तो फिर आपका मामला अलग होता है कि आपका ऑफेंस बेलेबल है या आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो बेल आफ्टर अरेस्ट बेलेबल ऑफेंस के लिए 496 सेक्शन में होती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में 497
7 सेक्शन में होती है। 496 सेक्शन में जब आप बेलेबल ऑफेंस में बेल क्लेम करते हैं तो बेल इज क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। आप कहते हैं ना मेरा ये हक है, मुझे मिलना चाहिए। तो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल क्लेम होती है बेल एज मैटर ऑफ राइट, एंड इफ एनी कोर्ट रिफ्यूजेस बेल इन बेलेबल ऑफेंस, कोर्ट इज बाउंड टू गिव द रीजन। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि हाउ अ कोर्ट कैन रिफ्यूज बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, हैरानी का इजहार किया कि ये मुमकिन ही किस तरह है कि बेलेबल ऑफेंस में किसी की बेल को रिफ्यूज़ कर दिया जाए। बेलेबल ऑफेंस में किसी की बेल को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। अंडर सर्टन कंडीशंस अगर कोर्ट कोई पब्लिक पीस सिक्योरिटी की वजह से अगर बेल रिफ्यूज़ करता है तो वो रीज़न देता है, अदालत ने रीज़न देना है। आपका तो हक है, आपने उसको जाके कहना है ना बेलेबल ऑफेंस, आपका इतना ग्राउंड ही काफ़ी है कि ये ऑफेंस मेरा बेलेबल है। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना मैटर ऑफ राइट है। अच्छा, जब हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की तो पहली बात आपने जहन में रखना है, राइट का लफ्ज़ अगर मैं लेकर आऊँ तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट के तौर पर तो ग्रांट नहीं की जा सकती। पहला डिफरेंस, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, वेयर एज इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट। लेकिन बेलेबल जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं इसकी फर्दर दो किस्में हैं, एक है प्रोहिबिटरी क्लाज और एक है नॉन प्रोहिबिटरी क्लाज। व्हाट इज मेंट बाय प्रोहिबिटरी क्लाज एंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लाज? द वर्ड प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना। तो प्रोहिबिटरी क्लाज क्या, 497 ने कहा कि 10 साल से ज़्यादा जितने भी ऑफेंसेस हैं प्रोहिबिट, आप सज़ा उसमें आप बेल नहीं देंगे। 10 साल से ज़्यादा, इसमें लाइफ भी आ जाएगी, इसमें डेथ सेंटेंस वाले ऑफेंसेस भी आ जाएंगे। तो मना कर दिया गया कि जो जुर्म जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है या लाइफ या डेथ सेंटेंस उसकी है पनिशमेंट, उसमें तो आपने किसी को ज़मानत देनी नहीं है, प्रोहिबिटरी क्लास है। और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास कौन सी होती है? 3 से 10 साल हैं तो ये नॉन बेलेबल, लेकिन इसमें सख्ती से मना नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैटर ऑफ राइट तो नहीं है, लेकिन लफ्ज़ क्या आएगा? जनरल। तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में जनरली बेल इज ग्रांटेड, बट प्रोहिबिटरी क्लास में जनरली बेल इज नॉट ग्रांटेड। मैटर ऑफ राइट नहीं है, बट लफ्ज़ क्या है? जनरली। तो जो आपका नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है वहाँ पर जनरली बेल इज ग्रांटेड, और प्रोहिबिटरी में तो जनरली बेल इज नॉट ग्रांटेड। बट कानून कहता है वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन, वेयर देयर इज अ रूल, जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल ये है कि प्रोहिबिटरी क्लास में तो ज़मानत नहीं होती, लेकिन प्रोहिबिटरी क्लास में अगर मैं आपको एक्सेप्शन बताऊं कि वो एक्सेप्शंस इन विच बेल, लेकिन यहाँ पर शेल नहीं है, मे बी ग्रांटेड इन प्रोहिबिटरी क्लास, तो वो सिक बंदे को, इन्फर्म को, जुवेनाइल को और उसके बाद वुमेन को, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती हैं तो उनको इवन प्रोहिबिटरी क्लास में भी कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड के हवाले से मैं अगर आपको पढ़ा दूँ, स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या है? स्टैट्यूटरी ग्राउंड, अच्छा जो आपकी अगर मैं सिंपल बताऊँ, 497 जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें बेल मैटर ऑफ राइट के तौर पर तो कभी भी क्लेम नहीं होती, लेकिन स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर आप उसको राइट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। और एक लफ्ज़ इसमें जहन में रख लें, फर्दर इंक्वायरी का लफ्ज़ याद रख लें, और फर्दर इंक्वायरी है 497 क्लास 2 है कि जब कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और आप उसमें ये कहें कि जनाब ये तो केस फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी है, तो वहाँ पर आपको ज़मानत ग्रांट कर दी जाती है। और स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या है कि जब आपका ट्रायल अगर माइनर ऑफेंसेस हैं तो 1 साल, और अगर मेजर ऑफेंसेस हैं तो 2 साल तक। अगर आपका ट्रायल डिले हो जाए और उस डिले में अक्यूज़ का कोई कसूर नहीं है तो वो फिर मैटर ऑफ राइट के तौर पर बेल क्लेम करता है कि जनाब मेरा तो कसूर नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि वो केस उसकी फेवर में जा रहा हो। अगर केस उसके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर उसको ज़मानत वगैरह ग्रांट नहीं की जाएगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बता दूँ, और वो ये चीज़ है कि जब ऐसा हो, क्या हो जनाब? अच्छा, एक बात किसी ने पूछा कि प्रोटेक्टिव बेल की कंफर्मेशन का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। उसने कभी बेटा कंफर्म होना ही नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं होता? क्योंकि मैंने कहा कि प्रोटेक्टिव बेल सिर्फ है आपके बेल बिफोर अरेस्ट लेने तक। आप बेल बिफोर अरेस्ट लेते हैं तो कंफर्मेशन बेल बिफोर अरेस्ट की तो हो सकती है, प्रोटेक्टिव बेल कैन नेवर बी कंफर्म्ड, क्योंकि वो तो सिर्फ इस हद तक है कि आप जाएं और जाकर बेल बिफोर अरेस्ट अपना ले लें। तो फिर कंफर्म क्या हो सकती है? बेल बिफोर अरेस्ट। और एक चीज़ जहन में रखें कि बेल बिफोर अरेस्ट भी बेलेबल ऑफेंसेस में कंफर्म होती है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल बिफोर अरेस्ट पे हों तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल नहीं करती, कहती जब तक जनाब ये बंदा तो हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, जब तक इसकी बेल ख़त्म करके हमें ये बंदा नहीं देंगे, चालान के ऊपर, रिमांड के ऊपर नहीं देंगे, हम अपना चालान जमा नहीं करवा
सकते, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकते, हमने रिकवरी करनी है, हमने पॉइंटेशन करनी है। तो नॉर्मली जो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें बेल बिफोर अरेस्ट बहुत मुश्किल कंफर्म होती है, उसमें आपको जाना पड़ता है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बाद उसकी आपकी जो बेल है वो पोस्ट अरेस्ट में जाके कंफर्म होती है, प्री अरेस्ट में बेल आपकी कंफर्म नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जनाब और क्या है, उसके बाद मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रोटेक्टिव बेल उतना ही होता है, 10 से 14 दिन 15 दिन के, जितने अरसे में आप जाकर बेल बिफोर अरेस्ट वहाँ से ले सके, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जनाब, फर्दर इंक्वायरी का भी आपको क्लियर हो गया, स्टैट्यूटरी ग्राउंड का भी कि जिसमें अगर अक्यूज़ की गलती ना हो तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। फर्दर यहाँ तक अभी अगर इसको मैं क्लोज करने से पहले एक और आपको बेल की काइंड बताऊँ। एक बंदा, उसका ट्रायल ख़त्म हो गया, जब ट्रायल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, एक्विट होगा या क्या होगा, कन्विक्ट हो जाएगा। जब वो बंदा कन्विक्ट हो गया तो कन्विक्ट होने के बाद अंडर सेक्शन 426 जब वो अपील फाइल करता है तो अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज़ कर सकता है ऑन बेल। अगर उसको ये लगता है कि इसकी जो कन्विक्शन है वो बेसलेस है तो उसको वो क्या कर देगा, उसको ऑन बेल वो छोड़ देगा। और एक और चीज़ जहन में रखनी है, अदालत ने मुकदमा सुन लिया, ट्रायल कंक्लूड हो गया। जब ट्रायल कंक्लूड हुआ तो अदालत क्या फैसला सुनाएगी, एक्विट करना है या क्या करना है, कन्विक्ट करना है। फैसला फ़ौरन आ जाता है या उसमें कोई गैप होता है, गैप होता है, अक्सर 2-2 3-3 महीने का गैप भी लग जाता है। लेकिन अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची हुई है कि हमने इसको एक्विट करना है, हमने इसको क्या करना है, एक्विट करना है, तो इवन बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट जब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मैंने इसको एक्विट करना है, तो अदालत उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर कर सकती है कि इसको रिलीज़ कर दो, फैसला बाद में आ जाएगा। तो जब किसी शख्स को ट्रायल कंक्लूड होने के बाद एक रिलीज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि कोर्ट है सेटअप इस माइंड के इसको हमने क्या करना है, एक्विट करना है। तो उसके बाद बेल के लिए इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है जनाब बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड का मतलब क्या है, बेल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि बेल की प्री कंडीशन ये है कि जो शख्स बेल लेना चाहता है वो अदालत में एक बेल बॉन्ड देता है, एक मुचलका जिसको हम कहते हैं, मुचलका ज़मानत जमा करवाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब जब मेरी अदालत में ज़रूरत होगी मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, और अगर वो पेश नहीं होगा तो उसका जो वो बेल बॉन्ड है वो फोरफीट कर लिया जाएगा, उसका जो बेल बॉन्ड है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो ये जनाब हमारा कंसेप्ट है बेल के हवाले से कि कौन कौन सी बेल कब कब जो है किस किस ग्राउंड के ऊपर दी जा सकती है, प्रोहिबिटरी क्लास में क्या है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में क्या है, कब किसी को बेल दी जा सकती है, कब किसी को बेल नहीं दी जा सकती। सिंपली अगर हम काइंड्स ऑफ बेल की बात करें तो सबसे पहले जो बेल इन एंटिसिपेशन उसको निकाल दें तो प्री अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, प्रोटेक्टिव बेल है, बेल आफ्टर कन्विक्शन है और बेल बाय द पुलिस है। हम इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके रेलेवेंट प्रोविजंस के साथ। तो क्या है कि जब ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंस कमिट होने के बाद 498 के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट जो आपका सेशन जज है वो आपको ग्रांट कर सकता है। जहाँ ये ग्रांट करने की कंडीशन ये कि आप पर्सनली अपने आप को सरेंडर करें। बेल के लिए ज़रूरी है कि बेल उस वक्त ग्रांट की जाती है जब कोई शख्स अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करे, खुद पेश करे कि जनाब ये मैं हाजिर हूँ और जब जब मेरी ज़रूरत। और अगर कभी आप हाई कोर्ट में जाएं या सेशन कोर्ट में जाएं तो वहाँ पर आपको छुट्टी के वक्त कुछ लोग जेबों पर हाथ रखकर ज़ोर से भागते हुए नज़र आते हैं, तो वो सारे वही लोग होते हैं जिनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। तो इसलिए जो है वो सारा जो सीन क्रिएट होता है वो इस बेल के हवाले से होता है। तो बेल या ज़मानत का कंसेप्ट कि ज़मानत क्या है, कब कब कैसे कैसे दी जा सकती है, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अच्छा, जब बेल की कैंसिलेशन के हवाले से 497(5) जब हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल की, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल है 497 क्लास 5। जब कोई शख्स अपने बेल बॉन्ड की वायलेशन करता है तो बेल बॉन्ड की वायलेशन करने की सूरत में जिस कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट की है वो सेम कोर्ट उसकी जो बेल है उसको कैंसिल कर सकता है, और कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो है वो उस बेल को कैंसिल करने का इख्तियार रखता है अगर कोई भी शख्स बेल बॉन्ड की वायलेशन करे। और एक और क्वेश्चन कि बेल जो कितनी बार फाइल की जा सकती है, देखें बेल जितनी बार आपका दिल चाहे आप फाइल कर सकते हैं। अरेस्ट होने के बाद आप जितनी बार बेल फाइल करना चाहें कर सकते हैं, कोई नंबर ऑफ़ बेल नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी इसमें पाबंदी है, और वो जस्टिस आसिफ खुदा साहब ने ही इसके हवाले से एक जजमेंट दी कि जब भी आपका एक ग्राउंड एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके ऊपर आप दोबारा बेल नहीं, बेल जब भी फाइल की जाएगी फ्रेश ग्राउंड के ऊपर होगी, एक ये चीज़। और बेल जब भी फ्रेश ग्राउंड पे आएगी तो हमेशा ट्रायल कोर्ट के पास आएगी। इट मीन्स आप मजिस्ट्रेट के पास बेल लगाते हैं, वो नहीं करता। और एक चीज़ ध्यान में रख लें कि बेल के ऊपर ना रिवीजन होती है ना अपील होती है, बेल हमेशा बेल ही होती है। ये ना इसको 439 में लेकर जाते हैं,
ना हम इसको किसी अपील के सेक्शन में लेकर जाते हैं। बेल जब भी होती है वो 496, 497, 498 उसका अपना सेक्शन मौजूद है। आप हाई कोर्ट तक भी जब जाते हैं तो सेम इसी सेक्शन के तहत जाते हैं। तो अगर एक शख्स बेल फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट उसको इनकार करता है तो फिर आप सेशन में चले जाते हैं, सेशन इनकार करता है आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट इनकार करता है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और कुछ अर्से के बाद आपके पास नया ग्राउंड आता है तो फिर वो कहाँ पे आएगा, ये नहीं कि आप हाई कोर्ट में आपकी बेल रिजेक्ट हुई आप वापस फिर किधर आ जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में आ जाएंगे। हर बार जब बेल फ्रेश ग्राउंड पर होगी तो वो ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट होगी, और ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट होकर कहाँ तक चली जाएगी, ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट होकर एंड तक जो आपका जो कोर्ट है आप वहाँ तक उसको लेकर जा सकते हैं। तो बेल की कोई नंबर नहीं है कि कितनी बेल आप फाइल करना चाहें, जितनी मर्जी बेल आप फाइल करना चाहें कर सकते हैं, बट हर बार फ्रेश ग्राउंड पर करेंगे और ट्रायल कोर्ट से उस बेल को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ग्राउंड जो कैंसिलेशन ऑफ बेल के अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो इसके लिए आपको 497 क्लास 5 देखनी पड़ेगी, जिसमें जो सबसे मेन जो ग्राउंड है 497 के हवाले से वो क्या है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन द केस ऑफ पर्सन रिलीज बाय इटसेल्फ एनी अदर कोर्ट मे काज एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन टू बी अरेस्टेड एंड मे कमिट हिम टू कस्टडी। और सबसे बड़ा ग्राउंड ये है वायलेशन ऑफ द बेल बॉन्ड। जब कोई शख्स बेल बॉन्ड की वायलेशन करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको जो है वो गिरफ्तार। क्या मतलब कि अगर वो श्योरिटी उसने प्रॉपर जितनी कही थी उसने जमा नहीं करवाई तो उसकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। अगर वो उसको कहा गया था कि तुम्हें अदालत में पेश होना है, अगर वो अदालत में पेश नहीं होता तो उसकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर जो श्योरिटी है उसका वो आकर अदालत में कह दे कि जनाब मैं इसकी मज़ीद ज़मानत नहीं देना चाहता, तो भी उसकी ज़मानत क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जब कोई शख्स अपने बेल बॉन्ड की वायलेशन करता है तो बेल बॉन्ड की वायलेशन पर उसकी जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है।